नमस्कार। आज के हमारे व्याख्यान का टॉपिक है गुट निरपेक्ष आंदोलन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि किसी भी प्रकार के गुट से या समूह से या ग्रुप से निरपेक्ष रहना या तटस्थ रहना। तो ऐसा ही ये आंदोलन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन। जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्गर के अनुसार गुट निरपेक्षता संधियों से अलग रहने की नीति है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति का कारण कोई संयोग मात्र नहीं था, अपितु यह सुविचारित अवधारणा थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप में परिवर्तन लाने वाले तत्वों में गुट निरपेक्षता का विशेष महत्व है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य नवोदित राष्ट्रों की स्वाधीनता की रक्षा करना एवं युद्ध की संभावनाओं को रोकना था। गुट निरपेक्ष अवधारणा के उदय के पीछे मूल धारणा यह थी कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से मुक्ति पाने वाले देशों को शक्तिशाली गुटों से अलग रखकर उनकी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा जाए। आगे हम बात करते हैं कि किस प्रकार से गुट निरपेक्षता का उदय हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संसार में दो विरोधी गुटों, अमेरिका गुट और सोवियत गुट जो है रूस का, उसमें विभक्त हो चुका था और दूसरी ओर एशिया एवं अफ्रीका के राष्ट्रों का स्वतंत्र अस्तित्व उभरने लगा था। अमेरिकी गुट एशिया के इन नवोदित राष्ट्रों पर तरह तरह के दबाव डाल रहा था ताकि वे उसके गुट में शामिल हो जाएं, लेकिन एशिया के अधिकांश राष्ट्र पश्चिमी देशों की भांति गुटबंदी में विश्वास नहीं करते थे। वे सोवियत साम्यवाद और अमेरिकी पूंजीवाद दोनों को अस्वीकार करते थे। वे अपने आप को किसी वाद के साथ संबद्ध नहीं करना चाहते थे और उनका विश्वास था कि उनके देश तीसरी शक्ति हो सकते हैं। दो गुटों के विभाजन को अधिक जटिल संतुलन में परिणत करके अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में सहायक हो सकते हैं। गुटों से अलग रहने की नीति अर्थात गुट निरपेक्षतावाद एशिया के नवजागरण की प्रमुख विशेषता थी। 1947 ईस्वी में स्वतंत्र होने के बाद भारत ने इस नीति का पालन करना शुरू किया। उसके बाद एशिया के अनेक देशों ने इस नीति में अपनी आस्था व्यक्त की। जैसे जैसे अफ्रीका के देश स्वतंत्र होते गए वैसे वैसे उन्होंने भी इस नीति का अवलंबन करना शुरू किया। भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर तथा यूगोस्लाविया की मार्शल टीटो ने तीसरी शक्ति की इस अवधारणा को काफ़ी मजबूत बनाया। तो इसमें तीन व्यक्तियों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि अपने देश के थे, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर तथा यूगोस्लाविया की मार्शल टीटो ने तीसरी शक्ति की इस अवधारणा को काफ़ी मजबूत बनाया। शीत युद्ध के राजनीतिक ध्रुवीकरण ने गुट निरपेक्षता की समझ तैयार करने में एक उत्प्रेरक का कार्य किया। लंबे औपनिवेशिक आधिपत्य से स्वतंत्र होने के लंबे संघर्ष के बाद किसी दूसरे आधिपत्य को स्वीकार कर लेना नवोदित राष्ट्रों के लिए एक असुविधाजनक स्थिति थी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वे एक
ऐसी भूमिका की तलाश में थे जो उनके आत्मसम्मान और क्षमता के अनुरूप हों। अतः आत्मसम्मान की एक अंतर्राष्ट्रीय भूमिका अर्जित कर पाना एक भागीरथी प्रयत्न होगा, जिसकी संभावनाएं भी अत्यधिक संदिग्ध बनी। अतः आत्मसम्मान की एक अंतर्राष्ट्रीय भूमिका के लिए सामूहिक पहल न सिर्फ वांछित थी अपितु आवश्यक भी थी। स्वतंत्रता और सामूहिकता की मानसिकता ने गुटनिरपेक्षता की वैचारिक और राजनीतिक नींव रखी। इस प्रक्रिया को शीत युद्ध के तात्कालिक वातावरण ने गति प्रदान की थी। आगे हम बात करते हैं इसकी गुटनिरपेक्षता के अर्थ अथवा परिभाषा की, जिसमें जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्गर ने उसे कुछ अन्य अवधारणाओं से अलग स्पष्ट किया है, जिन्हें इसका पर्यायवाची मान लिया जाता है। ये 6 अवधारणाएं हैं: अलगाववाद अर्थात आइसोलेशनिज्म, अप्रतिबद्धता नॉन कमिटमेंट, तटस्थता न्यूट्रलिटी, तटस्थीकरण न्यूट्रलाइजेशन, एक पक्षवाद यूनिलैटरलिज्म और असंलग्नता नॉन इन्वॉल्वमेंट। इन सभी शब्दों का अर्थ कुछ सीमा तक गुटनिरपेक्षता के अर्थ जैसा ही है, लेकिन इसमें से कोई भी शब्द गुटनिरपेक्ष की परिभाषा देने के लिए उचित रूप से प्रयोग में नहीं किया जा सकता। अलगाववाद विश्व राजनीति से जहाँ तक संभव हो अधिकांश मामलों में अलग रहने को कहा जाता है। अप्रतिबद्धता से तात्पर्य है कि किन्हीं 2 शक्तियों से समान संबंध रखना तथा किसी एक का अधिक साथ नहीं देना। तटस्थता वह स्थिति है जब कोई देश युद्ध के दौरान 2 में से किसी पक्ष का साथ नहीं देता। तटस्थीकरण तटस्थता से भिन्न है। इसका तात्पर्य है किसी देश को हमेशा के लिए तटस्थ बना देना। तटस्थ राज्य जहां स्वेच्छा से अपनी तटस्थता छोड़ सकता है, वहीं तटस्थीकृत देश को ऐसा करने का अधिकार नहीं होगा। तटस्थीकृत देशों के मुख्य उदाहरण हैं स्विट्जरलैंड तथा ऑस्ट्रिया। एक पक्षवाद का तात्पर्य है कि किसी देश द्वारा किसी सिद्धांत अथवा आदर्श को सही मानकर अपनाना और इस बात की परवाह नहीं करना कि अन्य राष्ट्र उसे मान रहे हैं या नहीं। इन सबके विपरीत असंलग्नता विभिन्न परस्पर विरोधी विचारधाराओं के संघर्ष से अलग रहने के प्रयास को कहा जाता है। इसी तरीके से आगे हम परिभाषा की बात करते हैं तो आपोदोराय के शब्दों में गुटनिरपेक्षता की सबसे अच्छी परिभाषा इस तरह दी जा सकती है कि किसी भी देश के साथ सैन्य संधि और विशेषतया किसी साम्यवादी या किसी पश्चिमी गुट के किसी राष्ट्र के साथ सैनिक संधि में शामिल नहीं होना। गुटनिरपेक्षता प्रत्येक सैनिक संधि की शीत युद्ध तथा तनाव का उपकरण मानती है, इसलिए यह इसे विश्व शांति तथा सुरक्षा के लिए भयानक मानती हैं। यह संधियां ऐसे साधन हैं जिनके द्वारा महाशक्तियां सदस्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता तथा सुरक्षा में हस्तक्षेप करती हैं। इस तरह यह विश्व शांति तथा राष्ट्रों की स्वतंत्रता पर अंकुश का साधन बन जाते हैं। परिणाम स्वरूप गुटनिरपेक्षता का अर्थ है गठजोड़ विरोधी तथा शीत युद्ध विरोधी सिद्धांत। अतः हम कह सकते हैं कि विदेश नीति के एक मूलभूत सिद्धांत के रूप में गुटनिरपेक्षता का अर्थ है शीत युद्ध का विरोध, सैन्य तथा राजनीतिक गठजोड़ और शक्ति गुटों से दूर रहना तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में
स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की नीति अर्थात राष्ट्रीय हित तथा विश्व समस्याओं पर स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय लेना। इसका अर्थ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से तो पूर्ण अलगाववाद है और न ही पूर्ण प्रतिज्ञाओं पर आधारित लिप्तता है। यह एक सिद्धांत है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को महत्व देता है तथा इसका समर्थन करता है। तो आगे हम बात करते हैं गुटनिरपेक्षता के उद्देश्यों की, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों की, जिसमें सबसे पहला है कि शीत युद्ध की राजनीति का परित्याग करना। दूसरा है स्वतंत्र नीति का अनुसरण नहीं करना तथा तीसरा है किसी भी गुट के साथ सैनिक गठबंधन स्थापित नहीं करना। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद एवं रंगभेद की नीति के विरुद्ध संघर्ष जारी रखना। नेक्स्ट है विश्व शांति को सहयोग एवं समर्थन देना, विश्व निशस्त्रीकरण को प्रोत्साहन देना और अंत में मानवाधिकारों की रक्षा एवं मानवीय गरिमा की रक्षार्थ प्रयास जारी रखना। तो यह इसके कुछ उद्देश्य हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन के, जिनके बारे में हमने अभी अध्ययन किया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्यों की भी अपनी अपनी शर्तें हैं। पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में अन्य देशों को निमंत्रित करने से पूर्व भारत, मिस्र तथा यूगोस्लाविया ने 5 आधार निश्चित किए जिनके अनुसार अन्य देशों को आमंत्रित किया जाना था। ये आधार इस प्रकार हैं कि वह देश स्पष्ट रूप से शांतिपूर्ण सहअस्तित्व तथा गुटनिरपेक्षता के आधार पर स्वतंत्र विदेश नीति अपनाता रहा हो। दूसरा है उसकी सदस्यता के लिए जो शर्तें बताई गई हैं, वह देश उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद का विरोध करता हो, तभी जाके उसको उसकी सदस्यता प्राप्त होगी। वह देश शीत युद्ध से संबंधित किसी भी सैनिक गुट अथवा संधि का सदस्य नहीं हो और उस देश के किसी भी महाशक्ति के साथ द्विपक्षीय संधि समझौते या सैनिक समझौते नहीं हो तथा अंत में उसने शीत युद्ध के संदर्भ में किसी भी महाशक्ति को अपने सीमा क्षेत्र में सैनिक अड्डे बनाने की अनुमति नहीं दी गई हो। सदस्यों को आमंत्रित करने में इन सभी आधारों का पूर्ण ध्यान रखा जाता है तथा यह भी प्रयास किया गया कि पश्चिमी अथवा पूर्व का कोई भी समर्थक देश निमंत्रित नहीं किया जाए। पहले सम्मेलन में ही चीन, फिलीपींस तथा तुर्की जैसे उन देशों को आमंत्रित नहीं किया गया जो बांडुंग सम्मेलन में तो सम्मिलित थे, किंतु जिनके दोनों गुटों में से किसी के भी साथ निकट संबंध के थे। यही नहीं, फ्रांस के उन पूर्व उपनिवेशों को भी आमंत्रित नहीं किया गया जो स्वतंत्रता के बाद भी फ्रांस का समर्थन करते थे। दूसरी तरफ यूरोप से यूगोस्लाविया तथा साइप्रस और लैटिन अमेरिका से क्यूबा को सम्मेलन में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया गया। तो इस प्रकार से गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित होने की सदस्यों के लिए कुछ शर्तें निर्धारित हैं। आगे हम बात करते हैं गुटनिरपेक्षता को चुनने के कारणों की, जिसमें यह विडंबना ही है कि प्रभुसत्तात्मक राज्य प्रणाली के लगभग 300 वर्षों तक जारी रहने के बाद भी किसी को इन कारणों की व्याख्या करने की आवश्यकता पड़ती है कि लगभग 2/3 राष्ट्रों ने वैकल्पिक विदेश नीति के रूप में गुटनिरपेक्षता की नीति को क्यों अपनाया। स्वतंत्रता, प्रभुसत्ता और समानता इस व्यवस्था के मूल आधार हैं और गुटनिरपेक्षता की नीति का
सार्वतत्व इन आधारों पर को विकसित करना है। फिर भी व्यवस्था की श्रेणीबद्ध प्रकृति तथा अपेक्षाकृत बड़े राष्ट्रों की छोटे राष्ट्रों पर शासन करने की प्रवृत्ति के कारण राष्ट्रों की गुटबद्धता उनके नैतिक व्यवहार की आम आदत बन गई, जबकि गुटनिरपेक्षता विदेशी नीति का ऐसा मानदंड है जो पहले स्वतंत्र और संतुलित दृष्टिकोण था तथा जिसके बाद राष्ट्र अपने विचार या स्थिति बदलते रहे। कई राष्ट्र अनेक प्रकार के दबाव के कारण तथा अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अथवा कम से कम दूसरे राष्ट्रीय हितों को प्रोत्साहित करने के लिए बड़े राष्ट्रों के साथ गुटबंद होना पसंद करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब भारत तथा दूसरे राष्ट्रों ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया तो राजनेताओं और विचारकों ने इसे अपनाने के कारण और स्पष्टीकरण पूछने शुरू कर दिए। तो ऐसे कारणों का, सवालों का जो है खुलासा करने की वर्तमान में आवश्यकता है। तो इस प्रकार से आज के व्याख्यान में हमने गुटनिरपेक्षता की परिभाषा अथवा इसके अर्थ के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य तथा गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्यता की क्या क्या शर्तें हो सकती हैं उसके बारे में अध्ययन किया। थैंक यू।